हेलो गाइज, वेलकम। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम वनपाल वनरक्षक के लिए महा मैराथन क्लास पॉलिटी की क्लास पीडीएफ से गाइज पढ़ने वाले हैं। अगर गाइज आपने तैयारी कर रखी है और अगर आप वनपाल वनरक्षक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो गाइज मेरे साथ जो पॉलिटी है उसका एक बार में हम 1 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे की क्लास होती है, रिविज़न कर लेते हैं गाइज। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज राज्यपाल से शुरू करते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, आरपीएससी, मानवाधिकार, चुनाव आयोग, पंचायती राज, सब कुछ पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्यपाल को। तो राज्यपाल का गाइज जो अनुच्छेद है वो 153 के तहत, एक मिनट गाइज, 153 के तहत लिखा गया है कि राज्यपाल के पद का उल्लेख है और ये पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसके साथ साथ ही 17वां संविधान संशोधन के तहत इस पद को, एक मिनट, हेलो नमस्ते दोस्तों। तो गाइज स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम वनपाल और वनरक्षक के लिए जो मैराथन क्लास है गाइज, जो पीडीएफ फाइल है, मैं उससे गाइज आपको रिवीजन लगवाऊंगा। तो गाइज अगर आपने अभी तक कंप्लीट अगर तैयारी की है और अगर आप वनपाल वनरक्षक का फॉर्म भरे हैं तो गाइज एक बार 1 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे की मुझे नहीं पता, लेकिन 70 पेज की गाइज पीडीएफ है और आपको लास्ट तक कम्प्लीटली पॉलिटी एकदम तैयार हो जाएगी, जिसमें गाइज हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, आरपीएससी और जो चुनाव आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, पंचायती राज है, गाइज A to Z सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो गाइज इसमें आप एक तो आर्टिकल जो है ना, अनुच्छेद, वो याद रखना पड़ेगा आपको। तो गाइज सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 153। तो उसमें क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल है उसके पद का उल्लेख बताया गया है और इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। प्लस ये पद, मतलब राज्यपाल से पहले इस पद का नाम था राज प्रमुख पहले, और एकमात्र राज प्रमुख, आजीवन राज प्रमुख रहे थे मान सिंह द्वितीय, जो जयपुर के महाराजा थे, राजा थे, वो थे। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उससे यह पद, जो 1956 में हुआ था, उससे यह पद यानी राज्य जो राज प्रमुख था वही पद राज्यपाल कहलाया गया। और प्रथम राज्यपाल अगर आपसे पूछे तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। नेक्स्ट हम ये देखो लिखा हुआ भी है कि 1956 से पहले राज प्रमुख था और पहले जो राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे और 1956 से लेकर के 1962 में के बीच में उनका कार्यकाल भी था। इसके अलावा बात की जाए तो जो 7वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा ये भी बात एक कर दी गई कि 2 या 2 से अधिक, या फिर ऐसे बोल दो कि 1 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। लेकिन गाइज जो उनकी सैलरी है वो राष्ट्रपति फिक्स करेंगे, प्लस जितनी सैलरी होगी वो दोनों के द्वारा दी जाएगी, दोनों राज्यों के द्वारा दी जाएगी संचित निधि से। इसके अलावा गाइज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 154। तो 154 में क्या है कि जो राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और इस मंत्री परिषद का जो उल्लेख है वो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 163 के तहत। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल है उसका उल्लेख 153 में है, और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री है उसका उल्लेख 164 के अंदर है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख 163 के अंदर है, और जो अनुच्छेद 165 है उसके तहत महाधिवक्ता का उल्लेख है। नेक्स्ट गाइज हम पढ़ते हैं योग्यता और शर्तें। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो राज्यपाल होता है वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ उसकी उम्र 35 वर्ष प्लस होनी चाहिए, जो दोनों की, यानी एक तो राज्यपाल और एक जो राष्ट्रपति होता है, दोनों की उम्र ही 35 वर्ष प्लस होनी चाहिए।
और उम्र अलग अलग हो सकती है, लेकिन गाइज लाभ का पद और जो भारत का नागरिक है ये कोई भी मंत्री बनो, चाहे राज्य का हो, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्री परिषद, सरपंच, जो भी है गाइज, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सबके लिए ये क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ जो ये भी कई बार एक आर्टिकल पूछ लेता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो गाइज राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अंदर है। शपथ जो होता है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा। कार्यकाल जो होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप ये बताना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है। और ये जो राष्ट्रपति होता है उसकी एक स्वविवेकी शक्ति होती है। त्यागपत्र जो अगर देना हो तो 156 के तहत दे देता है। और इसके अलावा उसकी जो सैलरी आती है, वेतन और भत्ता आते हैं। तो गाइस इसमें एक बात आप ध्यान रखना, एक तो होता है उसका वेतन और एक होता है उसका मतलब पेंशन और जो भत्ते होते हैं। तो जो वेतन तो है ना राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा और 3.5 लाख होगा। इसके साथ साथ अगर पेंशन और भत्ता की बात की जाए तो वो राज्य की नहीं देकर के केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि मान लो आज राज्यपाल जो हैं राजस्थान के राज्यपाल हैं और कल उनका मतलब तबादला हो जाता है हरियाणा, तो गाइज आप अभी उसको हरियाणा देगा राजस्थान देगा पेंशन भत्ता, तो वो दोनों ने दे करके मतलब केंद्र के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है गाइज हमारा राज्यपाल। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल अगर होता है तो उसकी वेतन जो निर्धारित है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मान लो पंजाब हरियाणा एक राज्यपाल हैं, इस हिसाब से। पद अगर रिक्त की मैं बात करूं तो पद रिक्त कैसे हो सकता है? 3 तरीके से पद रिक्त हो सकता है। तो 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है त्यागपत्र के द्वारा, यानी अगर खुद त्यागपत्र दे सकता है। दूसरा अगर मृत्यु हो जाए तो, और तीसरा राष्ट्रपति अगर हटा दे तो, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। संविधान में एकमात्र राज्यपाल जिनको हटाए जाने का प्रावधान नहीं है, यानी कि संविधान में उल्लेख नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। और इसके साथ साथ इसके लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति इसे कभी भी पदमुक्त कर सकता है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि न्यायालय में चुनौती उन्हीं को दी जाती है जो संविधान में उल्लेखित है। अब जो राज्यपाल की शक्तियाँ होती है वो कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्त शक्ति, न्यायिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति होती है। इसके साथ साथ जो कार्यपालिका शक्ति को हम डिटेल से पढ़ते हैं। आर्टिकल जो 166 होता है वो क्या कहता है? तो जो आर्टिकल 166 है उसके तहत ये है कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जो राज्यपाल होता है तो वो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कार्य को संपन्न करवाएगा। यानी आर्टिकल 166 के तहत राज्य के संपूर्ण कार्य या तो राज्यपाल खुद करेगा या अपने पदाधिकारियों के द्वारा करवाया जाएगा, लेकिन उसमें नाम किसका होगा? राज्यपाल का होगा। अधीनस्थ पदाधिकारियों का मतलब है कि मंत्री परिषद और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो। इसके अलावा इनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति किसकी नियुक्ति गाई थी? तो वो नियुक्ति है हमारे राज्यपाल की। करेगा कौन? करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन जो एक मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर अन्य मंत्रियों की इसमें गाइज ये की नियुक्तियाँ, यानी कि राज्यपाल खुद किन किन की नियुक्ति करता है। ये तो हमें इनकी जो नियुक्ति है मतलब राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यपाल भी किन किन की नियुक्ति करते हैं वो हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सब यहाँ पे जो भी चलेगा राज्य का चलेगा। RPSC लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, SC/ST आयोग, OBC आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राज्यपाल आयोग, राज्य सूचना आयोग, या फिर इनके जो अध्यक्ष और इनके सदस्य होते हैं सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ साथ जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं,
उनके कुलपति तो मतलब खुद होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कुलपति या फिर कुल अधिपति की नियुक्ति करनी हो तो वो किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जैसे कि दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर है, इनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल सिर्फ परामर्श दे सकता है। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति खुद राज्यपाल जी करते हैं। यानी ये चीज़ ध्यान रखना कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, लेकिन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल खुद करते हैं। इसके साथ हम सेकंड पढ़ते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी यानी कि कानून बनाने की शक्ति, या फिर कानून के मामले में इनकी क्या शक्ति है? किनकी? राज्यपाल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो मंत्रिपरिषद की सूचना सबसे पहले किसको देगा? मुख्यमंत्री को देगा, और मुख्यमंत्री से सबसे पहले प्राप्त भी करेगा। और 174 में क्या है? जो आर्टिकल 85 में है, यानी केंद्र के 85 में, और 174 राज्य से संबंधित है। और जो 167 है वो हमारे केंद्र के आर्टिकल 78 के अंदर है, वही सेम टू सेम इसमें हो जाएगा। तो इसके साथ साथ राज्यपाल जो होता है वो राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है, सत्र अवसान कर सकता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। इसके साथ साथ 175 जो 86 के तहत होता है केंद्र में, वही राज्य में होगा 175। तो इसमें है राज्यपाल को अभिभाषण की शक्ति प्राप्त है। और 176 में है कि राज्यपाल को विशेष अभिभाषण की शक्ति प्राप्त है। ये है 176 और केंद्र के अंदर 87 के अंदर सेम बात कही गई है। यहाँ पे विधानसभा है और वहाँ पे लोकसभा है, यहाँ पे राज्यपाल है और वहाँ पे राष्ट्रपति है, यहाँ पे मुख्यमंत्री है और वहाँ पे प्रधानमंत्री है। नोट में आपको ये बात ध्यान रखनी है जो मैंने पहले बता भी दी है कि राज्यपाल जो होता है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता बल्कि राष्ट्रपति जी खुद करते हैं। इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति खुद करते हैं, हाई कोर्टों के न्यायाधीशों की, और राज्यपाल सिर्फ परामर्श दे सकता है। इसके साथ साथ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल खुद करता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट, जब नई विधानसभा का गठन किया जाता है या जब वर्ष के प्रथम सत्र होता है तब राज्यपाल एक विशेष भाषण देता है, विशेष अभिभाषण देता है, लेकिन उस अभिभाषण को तैयार कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद उस अभिभाषण को तैयार करती है और इसमें सरकार के कार्यों की रूपरेखा पेश की जाती है। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 200 जो हमारा आर्टिकल गाइज 200 यानी 200 आर्टिकल्स हमारा क्या कहता है कि जब भी विधानसभा से कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए जाता है, भी कोई भी मान लो विधेयक है, वो विधेयक कब बनेगा यानी कानून कब बनेगा? तो कानून बनने के लिए शर्त है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो राज्यपाल हस्ताक्षर कैसे करता है, कर सकता है, नहीं कर सकता, बाध्य है, क्या नहीं है, तो ये सारी हम अनुच्छेद 200 के अंदर दी गई बात है। तो गाइस सबसे पहले हमारा आर्टिकल 200 ये कहता है, 200 ये कहता है गाइज कि अगर हम कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजते हैं तो अगर वो सीधी सीधी अनुमति दे दे तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। दूसरा है कि अगर हम राज्यपाल के पास भेज रहे हैं और वो हमें वापस भेज दे कि भाई आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, और अगर हम पुनः विचार करें या ना करें संसद और उसको फिर से भेज दे तो राज्यपाल क्या है कि बाध्यकारी हो जाता है उसे के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए, और जैसे हस्ताक्षर करेगा वो विधेयक जो है विधायक वो क्या बन जाएगा गाइज? कानून का रूप ले लेगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा कि राज्यपाल भी ना तो अनुमति दे और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाए, क्योंकि अनुमति देगा तो कानून बन जाएगा, पुनर्विचार के लिए लौटाएगा तो वापस आएगा तो फिर बाध्यकारी है। तब आर्टिकल 201 ये कहता है कि आप उस विधेयक को
राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आप रख सकते हो, और ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस पर बाध्य है, राष्ट्रपति कोई बाध्य नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल गाइज 213, यानी गाइज हमारा केंद्र का आर्टिकल तो है 123 और राज्य का है 213। ये क्या कहता है? ये है कि अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी कौन करता है? केंद्र में करता है वो तो राष्ट्रपति करता है, और राज्य का अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। अब इसमें अध्यादेश जारी करने की शर्त क्या है कि जब कोई राज्य विधानमंडल में कोई सत्र में नहीं हो, यानी सत्र लागू नहीं है, उस टाइम अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश की जो अवधि अधिकतम वो 6 माह रहती है, लेकिन अनुमोदित करने की तारीख वो है 6 हफ्ते, यानी 6 महीने के अंदर अनुमोदित होना चाहिए और 6 महीने उसकी अधिकतम अवधि हो सकती है। इसके अलावा जो राज्यपाल होता है वो समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर समवर्ती सूची, गाइज 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है हमारी राज्य सूची, और तीसरी होती है हमारी समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे अधिकार किसका होता है? केंद्र का, यानी कि आप ये बोल सकते हो उस पर कानून बनाएगा राष्ट्रपति। राज्य सूची के ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो इस पे बनाएगा हमारा राज्यपाल। और समवर्ती सूची पे बनाएगा राज्यपाल। अगर मान लो भेद हो जाए कि दोनों में मान लो मतभेद हो जाए, तब उस पर कानून किसका लागू होगा? तो राष्ट्रपति का आदेश से मान्य होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गाइज वित्त शक्तियाँ। वित्त यानी धन से संबंधित क्या क्या राज्यपाल के अंडर में है। तो एक तो होता है आर्टिकल 267। उसमें क्या कहते हैं कि राज्य की आकस्मिक निधि के ऊपर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। तो 2 प्रकार की निधि होती है, एक होती है आकस्मिक निधि और एक होती है संचित निधि। तो संचित निधि के ऊपर मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री बोल दो, उनका हक होता है, संसद का बोल सकते हैं। और जो आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक का मतलब हमें तुरंत जरूरत पड़ गई, तो उसके ऊपर राज्यपाल, और अगर केंद्र के अंदर है तो राष्ट्रपति का उस पर हक होता है, नियंत्रण होता है। 243I क्या है? तो इसमें जो राज्यपाल हैं वो वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य के अंदर जो वित्त आयोग है, वैसे तो हमारा केंद्र का वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, लेकिन राज्य का जो है नगर पालिका का और ग्राम पंचायत का तो 243I के अंदर है। ऐसे याद रख लो। I4 क्या होती है? इनकम यानी वित्त आयोग। तो राज्य का वित्त आयोग का गठन, और गठन 5 सालों के लिए गठन होता है। जो हमारा अभी अध्यक्ष ज्योति किरण नहीं है गाइस, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। तो अभी जो छठा वित्त आयोग चल रहा है, ये 5वें की है ज्योति किरण। अभी जो छठा वित्त आयोग चल रहा है उसके हैं प्रद्युमन सिंह हैं गाइस जी, छठे वित्त आयोग के। और प्रथम जो है उसके थे के गोयल, यानी कृष्ण कुमार गोयल। और आर्टिकल 151 के तहत है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, यानी CAG, वो अपनी रिपोर्ट है किसको पेश करेगा? विधानसभा में पेश करेगा। इसके अलावा आर्टिकल जो 202 है उसमें है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश करना। आर्टिकल 198 जिसमें धन विधेयक, अगर राज्यसभा नहीं, विधानसभा, अगर धन विधेयक को हम विधानसभा में पेश करते हैं तो उससे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी किसकी? राज्यपाल की। और धन विधेयक को विधान परिषद में और राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारी न्यायिक शक्तियाँ, यानी राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में और राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति 161 के तहत है। इसके अलावा राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है लेकिन क्षमा नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान में रखना। आर्टिकल 217, इसके तहत जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होता है उनसे वो सलाह ले सकता है। 233 के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। एक तो होता है महाधिवक्ता, एक होता है अटॉर्नी जनरल। तो गाइज
केंद्र में होता है वो होता है 76 आर्टिकल के तहत, और राज्य में होता है 165 के तहत। केंद्र में होता है महान न्यायवादी और राज्य के अंदर होता है महाधिवक्ता, यानी राज्य या केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी, जो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा कानून का ज्ञाता माना जाता है, जिसकी योग्यता खुद एक हाईकोर्ट के जज के इक्वल होनी चाहिए गाइज। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्ति। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रपति शासन, और इसके अलावा राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, और वित्त आपात हो गया। वित्त आपात आज तक एक बार भी नहीं लगा है, और जो राष्ट्रीय आपात है वो 3 बार लग चुका है, और जो राष्ट्रपति शासन है वो हमारे राजस्थान में टोटल 4 बार लग चुका है। तो गाइज आपातकालीन शक्तियाँ में ये है कि राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उस टाइम जो राज्य के ऊपर नियंत्रण है वो किसका हो जाएगा, राज्यपाल का हो जाएगा, और जिसमें मुख्य सचिव भी सहायता करेगा। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ ही लिया है कि पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, जो 1956 से लेकर के 1962 तक रहे थे। वर्तमान में कलराज मिश्र है, जिन्होंने कल्याण सिंह का स्थान लिया है। कल्याण सिंह का हाल ही में डेथ हुई है, जो यूपी के इनसे पहले सीएम भी वो रह चुके हैं। तो ये बात भी करंट के ध्यान में रखना आप। इसके अलावा जो मान सिंह है वो प्रथम राज्यपाल नहीं बोल सकते आप। मान सिंह जो है वो प्रथम और अंतिम राज प्रमुख थे, और इनके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। और उसके बाद में आप ये कह सकते हो कि राज्य के वे राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, तो निर्मल शैलेंद्र प्रभाव, यानी निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव, ये वो राज्यपाल है जिनके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। इसके अलावा ये भी कई बार पूछा जाता है कि महिला राज्यपाल कौन कौन रही हैं, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं, तो वो है जगत नारायण सिंह, और अंतिम कार्यवाहक राज्यपाल राम नाईक रहे हैं। इसके अलावा संपूर्णानंद प्रथम राज्यपाल है गाइस। ये बात कर रहे हैं हम राष्ट्रपति शासन की। तो जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है 4 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल्स की बात करूं तो 356 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? 356 के तहत आता है। अब हमारे 4 बार लग चुका है। सबसे पहला हमारा जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा था 1967, दूसरा 77, तीसरा 80, चौथा 92। पहले में राज्यपाल कौन थे? सबसे लंबा था राष्ट्रपति शासन जो लगा वो था संपूर्णानंद। दूसरे जो राष्ट्रपति शासन लगा था वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक तीसरे में, और चौथे में थे मान सिंह रेड्डी। इसके अलावा गाइस हम बात करते हैं मुख्यमंत्री, यानी हमारा राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं। हालांकि गाइस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग चुका है, लेकिन हम जल्दी करना है हमें। अब सबसे पहले मुख्यमंत्री का हमें आर्टिकल ध्यान में होना चाहिए 163। इसके अलावा इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं है तो 6 मंथ के अंदर उसको सदस्यता किसी भी ग्रहण करनी पड़ेगी, किसी भी हालत में। अब आता है 163 में कि भी एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान सीएम होता है, और उसकी जो नियुक्ति होती है वो 164 में राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं, त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। और पद रिक्त किस हालत में हो सकता है? त्यागपत्र देने पर, मृत्यु हो जाने पर, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी हो सकता है। अब है कि जो हमारा कार्य क्या क्या होता है, किनका? तो मुख्यमंत्री का। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। कौन? मुख्यमंत्री। कैसा? राजनीतिक। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा कार्यों में सीएम की सलाह दी जाती है अगर मांगे तो, और मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर ही की जाती है। मंत्रियों के विभागों का जो निर्धारण है वो भी सीएम खुद करता है, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं।
बजट तैयार भी कौन करता है? सीएम साहब करते हैं। मुख्यमंत्री जो होता है वो नीति आयोग में सदस्य के रूप में और राष्ट्रीय विकास परिषद इन सभी में पदेन सदस्य के रूप में रहता है। और जो हमारा नीति आयोग होता है 2015 में जिसकी मतलब गठन किया जाता है और उसके अध्यक्ष के तौर पे पीएम मोदी हैं, जनवरी 2015 के अंदर इसका गठन किया गया था, जो न तो संवैधानिक निकाय है और जिसका मतलब कभी भी उसको खंडन किया जा सकता है, कभी भी बनाया जा सकता है आदेश के द्वारा। तो ये होता है जिसका संवैधानिक उल्लेख नहीं हो। नेक्स्ट है कि जो हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत का मतलब क्या है? यानी जिनका चुनाव नहीं हुआ था, मनोनयन यानी मनोनीत किए गए थे। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल है 167 वो ये कहता है कि मंत्रिपरिषद की सूचना सीएम राज्यपाल को देनी होती है। और अगर हम केंद्र की बात की जाए तो आर्टिकल 78 के तहत जो पीएम होता है वो मंत्रिपरिषद की सारी सूचना राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा हमने पढ़ लिया कि हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे और सीएस वेंकटाचार्य दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जो एक आईसीएस अधिकारी भी थे, आप ये भी बोल सकते हो, और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा ही की गई थी। गैर कांग्रेसी तथा आईसीएस अधिकारी थे। और जयनारायण व्यास जो तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने, यानी जो एकमात्र, आप ये भी बोल सकते हो, एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। और वैसे निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो है टीकाराम पालीवाल। इसके अलावा जो भैरू सिंह शेखावत हैं हमारे सिक्कर के थे और देश के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम भी थे, राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम। इसके साथ साथ भैरू सिंह शेखावत केंद्र में उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। प्रथम महिला अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो है वसुंधरा राजे। जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम अनुसूचित जाति के यानी एससी के सीएम थे। बरकतुल्ला खान प्रथम मुस्लिम सीएम थे और पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु भी हुई थी। अब गाइस जब वापस जो राष्ट्रपति शासन हमारा लगा था, अभी हमने पढ़ा था कि राज्यपाल कौन कौन थे, कब लगा था, तो वो था पहला 1967, 1977, 80 और 92। तो सबसे पहले जो संपूर्णानंद आनंद थे राज्यपाल और मोहनलाल सुखाड़िया थे मुख्यमंत्री। दूसरे में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री है। तीसरे में भैरू सिंह शेखावत है और चौथे में भैरू सिंह शेखावत फिर से राष्ट्रपति शासन के काल में मुख्यमंत्री थे। विधानसभा। अब गाइस मुख्यमंत्री के बाद हमारी आती है विधानसभा। विधानसभा जिसको पहले धारासभा भी कहते थे अजमेर के टाइम, मतलब अंग्रेजों के टाइम में। तो विधानसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो वो होता है हमारा 170 के तहत। और विधानसभा का उल्लेख इसे प्राथमिक, लोक और अस्थायी सदन, यानी जैसे विधानसभा और एक होती है हमारी केंद्र के अंदर लोकसभा, तो उनको एक ही बात है, यानी जिनको निम्न सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं, लोक सदन है, जनता का सदन बोलते हैं, प्राथमिक सदन बोलते हैं, ये इसके उपनाम हैं। इसके अलावा विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो होती है 500 और न्यूनतम होती है 60 बोल सकते हो आप। और गोवा में अपवाद है 40 का और मिजोरम में भी अपवाद है 40 का। इसके अलावा सबसे कम बात की जाए तो सिक्किम में है 32, पुदुचेरी में है 30। और राज्य जो होता है राजस्थान हमारा, तो उसके अंदर स्टार्ट में अगर बात की जाए तो विधानसभा सदस्य संख्या थी 160। जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था 1956 के तहत, तब धारासभा, यानी उस टाइम अंग्रेजों के काल में धारासभा कहा जाता था, तो अजमेर में 30 थी। जैसे ही अजमेर को राजस्थान में मिलाया तो 160 + 30 यानी 190 हो चुकी थी। और जैसे ही दूसरी विधानसभा होगी तो मतलब उसमें घट करके 176, चौथी में 1967 में हुई थी, उसमें 184, और छठी विधानसभा के अंदर
200 सीट हो चुकी थी। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी विधानसभा के अंदर सीटों की संख्या बढ़ करके 200 हो गई, तो ये आप ध्यान में रखना, छठी विधानसभा के अंदर। इसके अलावा वर्तमान में भी पता है कि 200 है, और 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये प्रभावित ये बता दिया कि 2026 तक ना तो ये संख्या कम होगी और ना ही ये संख्या बढ़ेगी। 2026 के बाद कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा इन 200 सीटों के अंदर भी आरक्षित सीटें हैं। एससी की सीटें कितनी हैं, तो वो है 34 और एसटी की है 25, यानी टोटल मिलाकर के ये जो सीट है वो कितनी हो जाएगी, 59 सीटें क्या है गाइज, आरक्षित हैं एससी और एसटी के लिए। अब योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, दो मैंने बताई थी कि 2 योग्यता सब में सेम है, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अलग है, 25 वर्ष इनकी एज होनी चाहिए। राज्यपाल की कितनी एज थी, तो 35 एज थी। अब निर्वाचन जो होता है, अनुच्छेद ध्यान में रखना, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है और 170 अनुच्छेद के तहत होता है। 188 जो हमारा आर्टिकल है उसके तहत शपथ ग्रहण करते हैं। और 15वीं जो विधानसभा है उसके दिन प्रोटेम स्पीकर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। इसके अलावा जो हमारा कार्यकाल पढ़ते हैं, नॉर्मली कार्यकाल जो होता है, चाहे विधानसभा ले लो, राज्यपाल ले लो, राष्ट्रपति ले लो, प्रधानमंत्री ले लो, सभी का 5 साल ही होता है। लेकिन ये आर्टिकल 173 के तहत ये बताया गया है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन 5 साल से पहले इनका विघटन भी हो सकता है, अविश्वास प्रस्ताव, और राज्यपाल खुद इनको विखंडन कर सकता है। इसके अलावा गाइस हम बात करते हैं त्याग पत्र की, तो ये ऊपर दिया हुआ है ये कि 42वें संविधान संशोधन में ये 5 साल 6 साल किया गया था, और जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत वापस इसको घटा करके कार्यकाल 5 साल कर दिया गया था। इसके अलावा जो राज्यपाल है वो विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भंग कर सकता है, ये मैंने जो बोली यही बात है, पहले भंग कर सकता है, और लेकिन भंग करने के नेक्स्ट है हमारा त्याग पत्र। 172 आर्टिकल्स के तहत विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। कौन देते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, तो वो त्याग पत्र देते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। पद रिक्त किस आर्टिकल में अनुच्छेद, तो वो है 190 और 191 के तहत त्याग पत्र दे सकता है। मृत्यु भी हो सकती है, दल बदल अगर हो जाए तो उस पर अंतिम निर्णय भी विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। 60 दिन तक अगर बगैर सूचना दिए कोई संसद में या फिर मान लो विधानसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसका जो वो हटा दिया जाता है, उसका पद हटा दिया जाता है 60 दिनों तक अगर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे तो गाइज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गणपूर्ति, जिसको हम कोरम कहते हैं, जो हमेशा 1/10 होता है और वो 20 हो सकता है। इसके अलावा राज्य का आर्टिकल 192 के तहत ये बताया गया है कि जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है उसकी सलाह ले सकता है। इसके अलावा कार्य क्या क्या होता है, तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं, वो तो ये विधानसभा के बारे में बात की गई, विधानसभा के सदस्य लेते हैं। धन विधेयक पेश किया जाता है तो उसमें भी एक समत अधिकार किसका होता है, लोकसभा का होता है, यानी विधानसभा का होता है। बजट पेश किया जाता है तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री अपना बहुमत पेश करता है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अगर एकल रूप से देखी जाए तो वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। 368 आर्टिकल है वो 368 के तहत संविधान संशोधन के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट हमारा गाइस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है कि जो आर्टिकल 178 है तो उसमें ये बताया गया कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद होते हैं संविधान में आर्टिकल 178 के तहत।
निर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अगर अध्यक्ष की अनुपस्थिति होती है तो राज्यपाल किसी को भी अध्यक्ष बना सकता है। इसके अलावा जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना हो तो वो एक दूसरे को त्यागपत्र दे देते हैं। अगर अध्यक्ष की अनुपस्थिति और उपाध्यक्ष की भी अनुपस्थिति हो तो मतलब टेम्परेरी राज्यपाल किसी को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, यानी बाकी सदस्य जो होते हैं ना वो तो प्राथमिक मत देते हैं। अगर निर्णायक मत की ज़रूरत पड़ जाए, यानी दोनों तरफ है किसी विधेयक के ऊपर वोटिंग बराबर बराबर हो जाए, तब निर्णायक मत देने का अधिकार होता है किसका? विधानसभा के अध्यक्ष का। इनका कार्यकाल नई विधानसभा के गठन तक रहता है। अब अध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं? तो धन विधेयक का जो निर्धारण होता है वो एक ही इंसान करता है, वो है लोकसभा के अध्यक्ष। दल बदल का अगर निर्धारण करना हो तो विधानसभा के अध्यक्ष। विधेयक लाने की, प्रश्न पूछने की, पूरक प्रश्न की, ये सारी जो अनुमतियां होती है वो एक अंतिम एकमत निर्णय किसका होता है? तो वो होता है विधानसभा के अध्यक्ष का। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे हमारे नरोत्तम लाल जोशी, और प्रथम अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे लाल सिंह सख्तावत। इसके अलावा जो जसवंत सिंह हैं वो विपक्ष के प्रथम नेता थे। विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? जसवंत सिंह थे। अभी वर्तमान में 15वीं विधानसभा अध्यक्ष चल रही है, जिसके अध्यक्ष तो हैं सीपी जोशी और विपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया। सुमित्रा सिंह जो हैं 12वीं विधानसभा के टाइम में प्रथम अध्यक्ष भी थी। गाइस ये ध्यान में रखना, जब 12वीं विधानसभा थी ना तो उस टाइम हमारा महिला राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, महिला मुख्यमंत्री थी, उस टाइम जो है ना, उस टाइम हमारी राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और उसी टाइम मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, और उसी टाइम विधानसभा की अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। और 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष अभी जो पीछे थी उसके थे कैलाश मेघावत। इसके अलावा गाइस हम विधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने देखा था जैसे अगर विधान सभा थी उसका मतलब आर्टिकल 170 के तहत उल्लेख था। 169 में किसका है? विधान मंडल बोल सकते हो आप, विधान परिषद बोल सकते हो आप, विधान परिषद का तो 171 के तहत है, विधानसभा का 170 में, ये दोनों ध्यान में रखना। तो ये एक स्थायी सदन है, इसका उल्लेख 170 में है ही। उच्च सदन द्वितीय सदन कहते हैं। और इसकी जो आर्टिकल 169 के तहत बोली गई है कि इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। और गठन अगर आप गठन है तो गठन का विधानसभा के प्रस्ताव पर ही संसद में प्रस्ताव पेश किया जाता है। और जो विधानसभा की सदस्य संख्या होती है, जो विधान परिषद की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा की जितनी सदस्य संख्या होती है उसकी 1/3 हो सकती है, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा ये भी है कि 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं अपवाद हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में कितने राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है। तो गाइज विधान परिषद एक तो पश्चिम बंगाल ने और एक राजस्थान ने विधेयक पास कर रखा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश ने विधेयक को नष्ट करने ख़त्म करने के लिए, भंग करने के लिए विधेयक पेश किया गया। इसके अलावा 6 राज्य हैं जहाँ पे अभी प्रेजेंट विधान परिषद हैं। तो है कौन कौन से? तेलंगाना, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? उत्तर प्रदेश और बिहार को आप एक साथ याद करो, महाराष्ट्र और कर्नाटक को एक साथ याद करो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को आप एक साथ याद करो। अब राजस्थान का मायने, अगर विधान परिषद की स्थापना होती है तो उसकी सदस्यता संख्या निर्धारित की गई है 66। वाई? तो 200 का 1/3 करते हैं तो 66 सदस्य आते हैं। योग्यता यानी कि 66 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और
योग्यता से 30+ होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी 25+ एज होती है, और विधान परिषद की बात की जाए तो वहाँ पे एज 30+ आ जाती है। और 171 के तहत ये भी बोला गया है कि निर्वाचन मंडल के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। अब निर्वाचन मंडल जो होता है उसमें कितने क्या क्या सदस्य होते हैं तो वो देखते हैं हम। 1/2 सदस्य तो स्नातक निर्वाचन मंडल के द्वारा होने चाहिए, 1/2 सदस्य माध्यमिक शिक्षकों के निर्वाचन मंडल के द्वारा होना चाहिए, और 1/3 जो है वो स्थानीय निकाय के द्वारा, और 1/3 विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, और 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है विधान परिषद के अंदर। नेक्स्ट हम गाइज बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो वैसे तो ये एक स्थायी सदन है, यानी कि हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स होंगे वो रिटायर होते रहेंगे, और यानी टोटल कार्यकाल कितना हो गया, 6 साल ये बोल सकते हो आप। और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में पदमुक्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा शपथ जो है राज्यपाल दिलवाएगा 188 के तहत। 172 के तहत त्यागपत्र सभापति को देगा। ये गणपूर्ति है 1/10 रहती है। पद रिक्त तो विधानसभा के सदस्यों के समान, यानी जो विधानसभा के सदस्य हैं वैसे ही उनका पद रिक्त होगा। अब विधान परिषद के कार्य क्या क्या होते हैं, तो साधारण विधेयक को ये मात्र 3+1 माह तक रोक सकती है, यानी कि 4 महीने से ज़्यादा ये रोक नहीं सकते। धन विधेयक जो होता है उसको मात्र 14 दिन ही रोक सकती है। विधान परिषद के सदस्यों में सभापति और उपसभापति भी चुने जाएंगे, दोनों शपथ नहीं लेते हैं। वाई नॉट, क्योंकि वो सदस्य के रूप में पहले शपथ ले चुके होते हैं। सभापति उपसभापति को और सभापति को त्याग पत्र आपस में दे देते हैं, और जिनका कार्यकाल 6 साल होता है। अब हम बात करते हैं हमारा हाई कोर्ट जुडिशियल। तो गाइज हाई कोर्ट की बात करूं उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप आर्टिकल जो है उसको डिटेल से ध्यान से पढ़ना। तो आर्टिकल 214 के अंदर हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का है। आर्टिकल 214 के तहत हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 231 के अनुसार एक उच्च न्यायालय जो एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में होता है उसके तहत ये बातें कही गई थी। आर्टिकल 230 के अंदर क्या है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका विस्तार भी उच्च न्यायालय के अधीन किया जा सकता है, और इसका प्रावधान कौन करेगी, तो संसद करेगी। जम्मू कश्मीर और दिल्ली दो ऐसे यूटी हैं, जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनका अलग से अपना हाई कोर्ट है। बाकी सभी का जो विस्तार है वो मतलब राज्यों के अंदर ही कर दिया गया है। ये आर्टिकल 230 के अंदर कही गई ये बात। अब 1861 अधिनियम के तहत 1862 के अंदर जो हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी वो 3 जगह की गई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अंदर। इसके अलावा 1866 के अंदर इलाहाबाद के अंदर एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, और स्वतंत्रता के बाद में 1949 के अंदर उड़ीसा, बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में स्थापना कर दी। उसके बाद में हमारे राजस्थान की बात आती है, तो उसमें 29 अगस्त 1949 को, कब, 29 अगस्त 1949 को जयपुर में स्थापना की जाती है। लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ये 1957 के बाद इसका स्थानांतरण कहाँ पे हो गया, जोधपुर हो गया, और अभी कहाँ पे है, जोधपुर में है। और शायद 1977 में इसकी खंडपीठ, हाँ ये 1977 में इसकी खंडपीठ
वापस जयपुर में स्थापित कर दी जाती है। और राजस्थान के जो उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। कौन थे? कमलकांत वर्मा। वर्तमान में कौन है? पंकज मित्तल 40 में, जिन्होंने रविंद्र भट्ट का स्थान लिया है। गाइस ये आप अपडेट कर लेना, क्योंकि वर्तमान में अभी चेंज हो चुके हैं, जो सॉरी बट मुझे ध्यान में नहीं है अभी। इनसे पहले तभी थे, मतलब मनिंद्र नाथ क्षत्रिय, इस प्रकार से कुछ नाम था, अभी और भी चेंज हो चुका है, तो आप ये थोड़ा सा अपडेट जरूर कर लेना। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो पहले जब हाईकोर्ट की हमारी स्थापना हुई थी तो उस टाइम ये संख्या थी 1+10। सॉरी 1+10 का मतलब जानते हो आप, यानी एक तो था उस टाइम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 10 थे अन्य न्यायाधीश। इसके अलावा अभी प्रेजेंट में 1+49 है, और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे तो वो होता है हमारा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा सॉरी हमारा जो इलाहाबाद है ना हाईकोर्ट, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जज हैं। इसके अलावा जो हमारा सॉरी गाइस तो अब ऐसे कौन कौन से हाईकोर्ट है जहाँ पे अन्य राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का मतलब मिक्स कर दिया गया। तो चंडीगढ़ जो हाईकोर्ट है उसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों का एक साथ है। कलकत्ता के अंदर अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीन दोनों का है। अनार जो कुल्लम है उसमें केरल और लक्षद्वीप का है। मद्रास है उसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों का है। बम्बई में जो है उसमें महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप का है। गुवाहाटी में असम का तो है ही है, इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सॉरी जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख और श्रीनगर का भी है। और आर्टिकल 216 के तहत हाईकोर्ट का प्रावधान है ये। जैसे गाइस आर्टिकल 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। 214 में क्या है? वो है हमारा हाई कोर्ट का उल्लेख है। सॉरी गाइस थोड़ी सी तबीयत खराब है ना। तो गाइस हम योग्यता की बात करते हैं। तो अगर योग्यता की बात की जाए तो एज इनकी 62 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाई नॉट? तो क्योंकि 62 वर्ष के बाद में ये रिटायर हो जाते हैं, इसीलिए। इनके साथ साथ 10 वर्ष तक ये हाई कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहनी चाहिए। नियुक्ति की बात की जाए तो 217 के तहत ही नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और कार्यकाल जो होता है 62 वर्ष तक होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक। इसके अलावा शपथ ग्रहण की जाती है राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 219 के तहत। त्याग पत्र अगर ये देते हैं तो 217 के तहत राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं, क्योंकि जो इनकी नियुक्ति करेगा उन्हीं को ये अपना त्याग पत्र देंगे। वेतन जो होता है वो आर्टिकल 221 के तहत 2.5 लाख होता है गाइज ये 1000 नहीं है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है ये। यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे 1000 ना होकर के ये 2.5 लाख है। और अन्य न्यायाधीशों की बात की जाए तो वो है हमारा 2.25 लाख। इसके अलावा पद रिक्त कैसे हो सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनका पद रिक्त हो सकता है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय होता है वो एक अपीलीय न्यायालय भी है। तलाक संबंधी मामले और भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले इसके अंदर अपीलीय मामलों में आ जाते हैं। जब उच्च न्यायालय अपना अंतिम निर्णय दे दे तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा सकती है। और अंतिम अपीलीय न्यायालय आपसे पूछा जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है। और अगर राज्य की बात की जाए तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट है वो उस राज्य का अंतिम अपीलीय न्यायालय है।
अपीलीय न्यायालय का मतलब होता है कि उसकी अपील लास्ट कहाँ पे की जा सकती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारा होता है, जिला न्यायालय होता है, वो अपना अंतिम निर्णय दे दे तो उसके विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में की जाती है। अगर हाई कोर्ट के न्यायालय के न्याय से यानी आप पसंद नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपीलें कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायालय है 236 के अनुसार जब मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो तो उस टाइम उनके संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। गाइस ये थोड़ा सा है ना, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको बता दूं कि 2 प्रकार के हमारे न्यायालय हैं। पहला है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन यहाँ पे जो हाई कोर्ट है हमारा, वो 5 प्रकार की नए करके 6 प्रकार की रिट जारी करता है। छठी कौन सी होती है, तो वो इंजर्ड होती है। मतलब ये जो रिट होती है वो हमारा उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो ये 5 करता है, हाई कोर्ट होता है वो 5 के अलावा ये प्लस में छठी है। तो परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध, ये इनका अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट है वो 226 के तहत। अब आर्टिकल 215 क्या कहता है कि एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 227 के तहत डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में कोई मामला अगर लंबित हो तो उसको आप हाई कोर्ट में भेज सकते हो। उच्च न्यायालय अगर मृत्युदंड की सजा सुना सकता है लेकिन क्रियान्वित नहीं कर सकता। हाईकोर्ट 233 क्या कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल को करनी पड़ेगी। अनुच्छेद 233 के तहत जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो खुद राज्यपाल जी करेंगे, और इनकी जो कार्यकारी भाषा है वो 348 के तहत दी गई है गाइज। कौन सी? इंग्लिश। अब बात करते हैं राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है वो, तो 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, प्रावधान दिया जाता है। तो इसीलिए 10 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। और 10 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण की स्थापना दिल्ली में की जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1993 में की जाती है लेकिन 10 अक्टूबर को की जाती है। और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ को बनाया गया, और वर्तमान में जीके व्यास हैं। जनवरी 2021 नहीं, अभी हाल ही में भी जीके व्यास ही हैं, यानी कि गोपाल कृष्ण व्यास हैं। गाइस अगर आप ईओआरओ की भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी मेरे चैनल पे जुड़िए। अभी जीके की और नगरपालिका अधिनियम की क्लास, मैराथन क्लास लेके आऊँगा मैं। इसके अलावा गाइज जो राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1999, उसके तहत राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। यानी एक्ट का 1999 स्थापना कब की जाती है? तो वो की जाती है 18 जनवरी 1999। कहाँ पे की जाती है? तो जयपुर के अंदर की जाती है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांता कुमार भटनागर थे, और वर्तमान में कौन है? प्रकाश टाटिया वर्तमान में अध्यक्ष हैं। किसके? राज्य मानवाधिकार आयोग के। इसमें भी सदस्य पूछा जा सकता है कि कितने सदस्य होते हैं। तो इनकी सदस्य संख्या जो शुरुआत में थी वो थी 1+4, लेकिन अभी 2006 में 1+3 कर दी, और अभी हाल ही में इसकी चेंज करके 1+4 कर दी गई है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष हो सकता है, 2 अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए, महिला आयोग जो होगा उसमें महिला होनी जरूरी होती है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना चाहिए, या फिर जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो तो भी चलेगा।
सॉरी यार। तो पदेन सदस्य इसमें कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है एससी का अध्यक्ष, एसटी का अध्यक्ष आयोग का, अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं चारों, वो इनके पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट गाइज हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति। तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन एक सलाहकारी समिति होती है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 6 सदस्य होते हैं। तो 6 है कौन कौन? पहला है हमारा मुख्यमंत्री, पहला कौन है? मुख्यमंत्री। दूसरा होता है हमारा गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता। अगर विधान परिषद है तो उसका सभापति और विपक्ष का नेता। राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, इसलिए 4 सदस्य गठित हो जाएंगे और वो 4 हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता। अब बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का जो शपथ होता है वो दिलाता कौन है? तो राज्यपाल दिलाता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 70 साल। त्यागपत्र जो नियुक्ति करेगा, शपथ दिलाएगा, वही त्यागपत्र लेगा। वेतन जो होता है वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होता है। हाईकोर्ट का भी हम पढ़े थे, 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों का था 2,25,000। पद रिक्त जो होता है वो त्यागपत्र से भी हो सकता है, मृत्यु से भी हो सकता है और कदाचार आरोप से भी हो सकता है इनका। अब राज्य मानवाधिकार आयोग की शपथ पढ़ ली हमने, त्यागपत्र पढ़ लिया, वेतन पढ़ लिया, पद रिक्त पढ़ लिया। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जब सदस्य के ऊपर कदाचार का आरोप लग जाता है तो हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास ना होकर के राष्ट्रपति के पास होती है, और राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद ही हटाता है। अगर आरोप दोष सिद्ध नहीं होता है तो राष्ट्रपति भी उन्हें पद मुक्त नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके कार्य क्या क्या होता है? तो ये एक विधिक निकाय है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना की जाती है 1993 में की जाती है भारत में और 2000 में की जाती है, 1999 में की जाती है राजस्थान में। इसके अलावा एक अर्धन्यायिक निकाय है, सलाहकारी निकाय है। अर्धन्यायिक मतलब ये दंड नहीं दे सकता। सिविल न्यायालय की शक्ति इन्हें प्राप्त होती है। ये ऐसे मामलों की जांच करता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ और किसी कारण का औचित्यपूर्ण हो तो यह उन्हें स्वीकार कर सकता है। किसी भी न्यायालय में विचाराधीन मामला या ऐसे मामले जिनके कोई जांच समिति गठित की गई हो, यह उन्हें स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अगर मामला न्यायालय में लंबित प्रक्रिया के अधीन नहीं हो तो ये उसकी जांच कर सकता है। लंबित है तब नहीं जांच कर सकता। किसी भी विभाग से दस्तावेज ये प्राप्त कर सकता है तथा संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भेज सकता है। कारागारों को सुझाव का दौरा प्राप्त करता है। सुप्रीम कोर्ट और एससी और जो एसटी होती है महिला, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा भी कर सकता है और उनका संशोधन को सुझाव दे सकता है, नई योजनाओं का प्रस्ताव रख सकता है ये। अब बात करते हैं आरपीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग। तो विधान के भाग 14 में ये बताया गया है, विधानसभा बोलते हैं, फिर कानून का भाग जो है कौन सा भाग? तो है हमारा 14 और आर्टिकल है हमारा 308 से लेकर के 323 के बीच में उल्लेख। 315 के तहत क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य में होगा, अगर नहीं है तो विधानसभा प्रस्ताव के द्वारा गठन कर सकती है। ये आर्टिकल 315 में है। राजस्थान में ये 16 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना मतलब अधिसूचना जारी की जाती है और 20 अगस्त को स्थापना की जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना, हाईकोर्ट की स्थापना तो है 29 अगस्त को, 29 को तो है हाईकोर्ट की स्थापना, और सुप्रीम कोर्ट इसकी लोक सेवा आयोग की है 20 अगस्त है, यानी 9 दिन पहले है। दोनों की 1949 है।
और इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो NK घोष थे। 1956 में सत्यनारायण राव की समिति पर अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया इनका हेडक्वार्टर। 1949 में इनकी सदस्य संख्या 1 थी, जो 50 में 3 हो गई और अभी प्रेजेंट में 1+7 है सदस्य संख्या किसकी? RPSC की। इसके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व जो है ना, रियासतों के द्वारा प्रशासनिक सेवा की भर्ती की जाती थी। उसमें सबसे पहले जोधपुर रियासत ने 1939 में, जयपुर ने 1940 में और बीकानेर ने 1940 में भर्ती आयोग की स्थापना तक कर दी थी। सबसे पहले जोधपुर ने की। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो संविधान में तो इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन सदस्य जो है वो प्रशासनिक क्षेत्र से लिए जाएंगे, जिन्हें प्रशासन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव तो होना ही चाहिए। यानी जो RPSC होते हैं ना, उन लोगों को कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नियुक्ति इनकी राज्यपाल साहब करते हैं, त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, और जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या 62 वर्ष होता है। वेतन इनका वही मंत्री परिषद के द्वारा दिया जाता है, 2.25 लाख। पदरिक्त की बात की जाए तो वही थे। नेक्स्ट की बात करते हैं। आर्टिकल 315 हमने पढ़ा कि उसमें बोला कि प्रत्येक राज्य के लिए एक RPSC होगा, यानी राज्य RPSC होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो 317 में ये है कि अगर किसी मान लो अध्यक्ष के ऊपर कदाचार या फिर कार्य करने में अक्षमता हो तो उसे हटा सकती है राष्ट्रपति। आर्टिकल 145, जिसमें ये बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जांच समिति गठित की जाएगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ही इनको पद से हटा सकता है। यानी आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जांच गठित समिति की गठन की जाएगी और उसके द्वारा इसको हटा सकते हैं। लेकिन राज्यपाल इनको नहीं हटा सकता, निलंबित कर सकता है, यानी कुछ दिनों के लिए हटा सकता है। कार्य क्या क्या होता है? तो राज्य प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती करवाते हैं, रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करते हैं, पदोन्नति सूची तैयार करते हैं। आर्टिकल 223 के अनुसार आर्टिकल 323 के अंदर ये बताया गया है कि ये अपनी जो प्रशासनिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं RPSC के वो हैं संजय श्रोत्रिय। RPSC का जो अजमेर स्थानांतरण के समय अध्यक्ष थे DS तिवारी। अब बात करते हैं राज्य के सूचना आयोग। तो सूचना आयोग के बारे में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अधिनियम कब का है? ये 2005 का है। 13 अप्रैल 2006 को जयपुर के अंदर इसकी स्थापना होती है। प्रथम अध्यक्ष इनके MD कोरानी थे और वर्तमान में DB गुप्ता है। गठन में एक अध्यक्ष के साथ साथ 10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और नियुक्ति के संदर्भ में सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें कैबिनेट मंत्री, CM और विधानसभा अध्यक्ष का नेता होता है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। सूचना आयोग में शपथ राज्यपाल दिलाता है, त्यागपत्र राज्यपाल, कार्यकाल 5-65 होता है, वेतन मंत्रिपरिषद ऑन डिपेंड यानी वो करती है निर्धारण। पद रिक्त वही 3 कंडीशन है पद रिक्त की। नेक्स्ट राज्य सूचना आयोग के अंदर कार्य। तो जब किसी विभाग ने सूचना मांगी हो या फिर सूचना देने से मना कर दिया हो, तो सूचना गलत दे दे या मतलब सूचना देने करने में देरी कर दे, तब सूचना गलत देने की एवरेज में अधिक शुल्क लिया हो, उन्हें शिकायत राज्य सूचना आयोग में भी कर सकते हो आप। संबंधित सूचना अधिकारी के ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से
25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यह एक विधिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। यानी राज्य सूचना आयोग का भी जो संविधान में उल्लेख नहीं मिलेगा आपको किसी भी आर्टिकल के तहत। इसके अलावा आर्टिकल 19(1) के तहत सूचना जानने का अधिकार है हमें। अब बात करते हैं हम राज्य के महिला आयोग की। तो महिला आयोग की स्थापना 1999 के अधिनियम से की जाती है और हेडक्वार्टर 1999 में मतलब जयपुर है। और इसके प्रथम अध्यक्ष वो है कांता कपूरिया और वर्तमान में सुमन शर्मा किसकी अध्यक्ष है? राज्य मानवाधिकार आयोग की है। नियुक्ति के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि जो नियुक्ति है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य भी होंगे, जिसमें एक सुप्रीम मतलब SC और ST की महिला होना जरूरी है। 3 सदस्य जिसमें से एक SC ST की महिला हो गई। शपथ राज्यपाल दिलवा दिया। कार्यकाल राज्य महिला आयोग का 3 वर्षों का होता है। इसके अलावा जो वेतन होता है वही सबका मतलब मंत्रिपरिषद ही निर्धारण करती है। त्यागपत्र कार्य करने में अक्षम हो जाए तो ये पदरिक्त हो सकते हैं। महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करती है। सामाजिक स्तर के ऊपर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न की जांच करती है। ये एक गैर संवैधानिक विधिक निकाय है। अब बात करते हैं हम निर्वाचन आयोग की। तो आर्टिकल 324 के अंदर निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है इसका उल्लेख 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 243T में किया गया है और जिसकी स्थापना 1994 में की जाती है और जिसमें 1+2 सदस्य होते हैं। प्रथम अध्यक्ष इसके अमर सिंह राठौड़ थे और वर्तमान में मधुकर गुप्ता, यानी सूचना आयोग में कौन थे? डिब्बी गुप्ता थे और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है मधुकर गुप्ता। पहले थे अमर सिंह राठौड़ 1994 में। योग्यता की बात की जाए तो प्रशासनिक अनुभव, नियुक्ति राज्यपाल, शपथ राज्यपाल, 5/65 कार्यकाल, त्यागपत्र राज्यपाल, वेतन मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्धारित। राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो कार्य क्या होता है, इसका मेन कार्य ध्यान रखना। तो स्थानीय स्वशासन का निर्वाचन करवा सकती है, मतदाता सूची तैयार करवा सकती है, आचार संहिता लागू करवाती है, चुनाव चिन्हों का वितरण करवाती है, परिसीमन करवाती है और उपचुनाव करवाती है। अनुच्छेद 243 से लेकर के यदि के द्वारा जब कोई स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद हो तो उसका निपटारा न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जिनका उल्लेख किया जाता है वही नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिए गए हैं। वही नीति निर्देशक तत्व है जिनका भाग 4 में उल्लेख है और ये एक राज्य के लिए सकारात्मक और इनका उल्लेख मतलब इनका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 36 में क्या कहते हैं कि राज्य की परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। आर्टिकल 37 ये बोलता है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण के लिए राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन बाध्य नहीं है क्योंकि इसको जो न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकते, फिर भी राज्य इनका निर्माण करे। आर्टिकल 38 में बोला गया है कि हमारा जो कल्याणकारी राज्य है उसकी परिभाषा का उल्लेख के साथ साथ समाज, वर्ग, समूह आदि का उत्पादन क्षेत्रों में वित्तीय संसाधन के वितरण पर सामूहिक लोक हित के लिए प्रावधान हो। तो गाइज आर्टिकल 39 पढ़ते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 में क्या है कि पहला है पुरुष और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और वो भी समान रोजगार उपलब्ध करवाना। उत्पादन संसाधनों का वितरण सामूहिक हित के आधार पे हो। वित्तीय संसाधनों का केंद्रीयकरण नहीं हो। महिला और पुरुषों के लिए समान कार्य और समान वेतन हो और महिला पुरुष
बच्चों के पोषण संबंधी स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान। इसके साथ साथ 39 क में क्या है, तो निःशुल्क न्यायिक सहायता। 41 के अंदर है 40 के अंदर है ग्राम पंचायतों का गठन। 41 के अंदर लोक सहायता। सॉरी गाइस, 1 मिनट रुको। हाँ, हमारा आर्टिकल 41 के तहत क्या है, लोक सहायता का प्रावधान, यानी कि आप ये बोल सकते हो बेरोजगारी और काम पाने की इच्छा निःशक्तों की सहायता का। वृद्धों को पेंशन दिलवाते हैं, बेरोजगारी भत्ता दिलवाते हैं, निःशुल्क दवाओं का वितरण करवाते हैं। नरेगा है, ये सारी की सारी जो है वो लोक सहायता के प्रावधान में ही आते हैं। आर्टिकल 42 में क्या है, मानवोचित, यानी जो मानव के लिए है उचित न्यायिक दशाओं में प्रसूति महिला संबंधी प्रावधान, यानी अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसको 24 सप्ताह की कितनी छुट्टी देनी है, प्रथम बच्चे पे कितनी छुट्टी देनी है, यानी सवेतन छुट्टी ये बोल सकते हो आप। अनुच्छेद 43 में बोला गया है कि कुटीर उद्योगों का प्रावधान, यानी कि कुटीर उद्योगों का प्रावधान में कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान और मजदूरों के पुनर्वास संबंधी प्रावधान। 44 में क्या है, समान यानी सिविल नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता बोल सकते हो आप। तो ये एकमात्र गोवा में है लागू। और अनुच्छेद 45 में बोला है कि 6 वर्ष तक के बच्चों का पोषण संबंधी प्रावधान है। 46 में सुप्रीम कोर्ट SC और ST वर्ग के लिए प्रावधान है। 47 में मादक पदार्थों में रोक है। 48 के अंदर दुधारू पशुओं में जो नस्ल होती है उसमें सुधार लाना, पशुवध पर रोक लगाना। 48 का इम्पोर्टेंट है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधान है, नदियों झीलों का संरक्षण करना, ये सब कुछ। 39 में दुर्ग क्षत्रिय स्मारक का प्रावधान। 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और 51 में होता है अंतरराष्ट्रीय शांति सद्भाव की स्थापना करना। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना बोला था। इनका याद करना पड़ेगा आपको, जैसे कि KT शाह है, तो उन्होंने ये बोला था कि एक ऐसे चेक की तरह जिनका भुगतान बैंक के संसाधनों के आधार पर किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट कथन है, ये वाला KT जो शाह है इनका कथन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नसीरुद्दीन, देखो नए से नसीरुद्दीन और नए से ही 9 वर्ष, जी तत्व वर्ष यहाँ पे होगा 9 वर्ष के प्रावधानों के तहत आयकर जेनिक्स, ऐसे आइवरजेनिक्स और ऐसी आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो गांधीवाद से संबंधित थे, जैसे कि आर्टिकल 40, 41, 43, 46, 47। बस ये ध्यान रखना गांधीवादी आर्टिकल कौन कौन से हैं, या फिर ये ध्यान रख लेना कि समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद तीनों देखने को मिलता है। अब पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सतह के योजनाओं के विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रावधान, संविधान संशोधन 73वां और 74वां। पंचायती राज 73वां, स्थानीय स्वशासन 74वां। आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन जो गांधी है उसकी ग्राम स्वराज परिकल्पना पर आधारित है। गांधी जी गाँवों में कुटीर उद्योगों का प्रबल दिया करते थे। 1952 में योजना आयोग के निर्देश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिनकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, जिसका गठन 1957 में किया गया था। 1952 में योजना आयोग के सिफारिश पे किया गया, और बलवंत राय मेहता जो अपनी रिपोर्ट है, स्थापना 57 में होती है, लेकिन रिपोर्ट वो 57 में सौंपते हैं, लेकिन जब स्वीकार करते हैं रिपोर्ट को 1958 हो जाता है। और उसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया जाता है नागौर के बगदरी गांव से, खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। फिर 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश में करते हैं पंचायती राज, कब, 11 अक्टूबर को। इसके बाद में संपूर्ण भारत में प्रभावी हो जाता है।
राजीव गांधी के समय स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 64 और 65 संविधान संशोधन पेश किए गए थे, लेकिन वह असफल हो गए थे। इसलिए नरसिम्हा राव के समय 73 और 74 संविधान संशोधन संवैधानिक मान्यता दे दी गई। वर्तमान में जो राज्य होते हैं उनके द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रावधान करना अनिवार्य होता है, लेकिन उनके स्तर का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। स्थानीय जो स्वशासन होता है वो राज्य सूची का विषय होने के कारण इसके अंतर प्रावधानों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा ही किया जाएगा। 13 संविधान संशोधन 1992, इसमें 11 अनुसूची और 29 विषय भाग 9 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज का प्रावधान है। 14 संविधान संशोधन 1992 में होता है, अनुसूची 12वीं है, विषय टोटल 18 है। भाग 9 में क जोड़ा गया और 243 इसमें क तक था, ओ तक था, उसमें के से लेकर के ये 6 तक हो जाएगा। राजस्थान में स्थानीय सुशासन की जो शुरुआत का प्रावधान है वो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन से ही माना जाता है। अब स्थानीय सुशासन के भी 2 भाग है, पंचायती राज और एक होता है नगर प्रशासन। पंचायती राज शॉर्ट में देखो, भाग कितना है 9, विषय कितने हैं 29। याद करने की ट्रिक क्या है सर, तो ये अनुसूची 11वीं में है, तो देखो 9 और 2 कितने होते हैं 11, और बच गया उसमें 18 हो जाएंगे नगर पालिका वाले में। आर्टिकल 243 से कैसे अनैतिक होता है, अनुसूची 11वीं है, 3 स्तर है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। ग्राम जो पंचायत होता है वो 3000 की मतदाता के ऊपर न्यूनतम संख्या होती है 9। फिर जैसे 3000 जनसंख्या से अगर अधिक है तो प्रत्येक 1000 के ऊपर 2 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है जो वार्डों में विभाजित होती है और प्रत्येक वार्ड में एक पंच निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंचों में से उप सरपंच चुना जाता है, जबकि सरपंच का निर्वाचन ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है और वार्डों में विभाजित होती है। उम्र जिनकी 18+ होनी चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा, जिसमें 2 बैठकें होती है। ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है और उपाध्यक्ष उप सरपंच होता है। योग्यता की बात की जाए तो नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, 95 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होना चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए, अपराधी नहीं होने चाहिए। कार्यकालीन का 5 वर्ष होता है। सरपंच का पद रिक्त होता है तो उप सरपंच ग्रहण कर लेगा, अगर उप सरपंच भी नहीं है तो सर्वसम्मति से पंच ग्रहण कर लेगा। 6 महीना तक पद ग्रहण खाली रह सकता है, उसके बाद चुनाव करवाना जरूरी है। नेक्स्ट, शपथ जो होता है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा दी जाती है। त्यागपत्र BDO यानी खंड विकास अधिकारी त्यागपत्र, और ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती है महीने में 2 बार होती है, 5 तारीख को 20 तारीख को, यानी हर महीने में 2 बार होती है, 5 तारीख को और 20 तारीख को। 20-12 बजट को और 27वीं भी बजट को। तारीख को सरपंच और सचिव के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे BDO को सौंप दिया जाता है। और विशेष बैठकें 6 होती है, जो एक तो अभी गई है 20 अक्टूबर की, इसके अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 ऐसे याद रख लो, 14 नवंबर, 20 अक्टूबर, 8 मार्च महिला दिवस, 1 मई श्रमिक दिवस, ऐसे याद कर लो। तो ये हमारा कंप्लीट रिवीजन हो गया कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो
तो आप गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और गाइज ये पॉलिटी का एक बार में कंप्लीट रिवीजन है, आप आराम से रिवीजन कीजिए और खुद पढ़िए। थैंक यू गाइज।